जी। चले शाबाश। ठीक है, अभी आप लोग करते जाइए। तो मैं आप लोगों के साथ बताता हूँ कि जहाँ पे गलत भी होगा ठीक करेंगे। ठीक है। सर मेरे पास 0.11 वैल्यू आई है। 0. 11। इसकी टी की आ गई है। जी सर, ठीक ही आई है। अच्छा, अब टी पे आप नीचे जाओ, अपना ये लिख लो अपने साथ, टी कैलकुलेटेड वैल्यू 0.11। जी ओके। अब आप उसके साथ सिग्निफिकेंस की वो देख लो। आपके पास 20 सैंपल साइज था। ठीक है। अब 0.05 के 19 के नीचे हमने 0.0025 के नीचे देखना है। ठीक है, अब देखे मैं टेबल ऑफ सर, सॉरी सर। डिस्ट्रीब्यूशन। सर अल्फा/2 इसके सर बताइएगा। v इज इक्वल टू। अच्छा, v इज इक्वल टू माइनस n-1। तो n आपका 20 है, और 1 से 20 से मैंने 1 माइनस कर दिया। ठीक है। तो ये मेरे पास कितना हुआ, 19। ठीक है। और 0.0052 को मैंने डिवाइड कर दिया 2 पे, तो ये मेरे पास 0.0025 हो गया। अब मैंने टेबल में जाना है, 0025 के और 19 के सामने मैंने वैल्यूज देखनी है। उस टेबल के नीचे देख ले, ये टेबल था, टी डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यू ये। अब मैंने 0.005 और 19 के सामने आ जाओ, ये क्या आ रही है, 2.093। ये नोट करो अपने साथ, टू पॉइंट टू पॉइंट। पॉइंट जीरो नाइन थ्री जी सर, कर ली नोट। कर लिया नोट। ओके, अब वापस अपने जी सर। क्वेश्चन की तरफ आप जाए। अब मुझे बताए कि आपकी टी वैल्यू क्या थी। सर टी वैल्यू 0.11। 0.11। अब आपकी 0.11 की यहाँ पे आपने ये वैल्यू लिख दी जो मैंने अभी बताई आपको, 2 पॉइंट समथिंग क्या जी था। सर, वो मैंने 2.093 लिखी। अब देख ले, अब आपकी ये देखिए कि ये टी जो वैल्यू आ गई है, और वो सर वैल्यू जो अब मेरे पास टेबल वाली वैल्यू आई है वो 2.093। हाँ 93 वो। अब देखे, अब आप लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में जा रहे हो। अब आप कौन जो मीन है वो एक्सेप्टेंस में जा रहे हैं। ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब आप देख ले कि ये टी की वैल्यू आपके पास 0 सर 2.093 आई है मेरे पास टेबल की वैल्यू। वो टेबल की आई है ना, टेबल की आप छोड़ दे। अब आपके पास जो टी की वैल्यू थी वो क्या थी, 0.00 क्या था, 11.00 था कि क्या था। जी सर, टी की जो वैल्यू थी मेरे पास आई 0.11। हम्म। अच्छा, और अब इसको मार्क और करने हैं आपने, ये देखे। अब आपने इस तरह की एक पहाड़ी बनानी है, उसमें जो टी की ये वैल्यूज है ना, ये मैं निशान लगा रहा हूँ, आपके पास 0.11 है। तो ये 0.11 आप जीरो के आगे जाए, और 0.11 के ऊपर एक लाइन लगा दे, और फिर आप देखिए कि टी की वैल्यूज आपकी कहाँ जा रही है। तो टी की वैल्यू आपकी 2 पॉइंट समथिंग यहाँ आ रही है ना, जी टू सर पॉइंट ये टू जो मैंने पॉइंट समथिंग यहाँ है। तो ये आप देखिए, ये जी एरिया आपकी कहाँ जा रही है, इससे अंदर जा रही है या बाहर। सर 2 से तो बाहर ही जा रही है। अंदर आ रही है, ये वाली वैल्यू टी की वैल्यू। टी की वैल्यू कहाँ आ रही है, पहले वाले में देखे ना, पहले वाले में आपकी जो टी की वैल्यू मैंने जो निकाली थी वो 2.4 थी। ठीक है। जी सर। और जो कैलकुलेटेड वैल्यू आ रही थी वो 2.13 आ रही थी। तो मैं 2.13 पे लाइन मैंने लगाए ऊपर, अगर आप ये सीधा लाइन देख रहे हो, तो ये मैंने इधर जी लगाया है, जी। इधर। और जो मेरी वैल्यू आई थी वो ये आई थी, ये मैंने निशान लगाया है। तो ये इससे अंदर जा रहा है या बाहर, सर अंदर ही जा रहा है। बाहर जा रहे वो वाला। वो पहले वाली मेरी वाली जो वैल्यू थी वो बाहर जा रही थी, लेकिन आपकी वैल्यू सर किधर जो आ रही है, ब्लैक। आपकी तो वैल्यू इधर आ रही है। सर जो 0.11 है ना सर, वो 1 और 0 के दरमियान लाइक कर रही हाँ, है। तो इधर आ रही है ना। तो अब ये देखिए, ये इधर आ रही है 0.11 आपका। ठीक है, ये इधर मैं लिख भी जी जी देता हूँ। सर। और आपकी जी जो सर समझ लगी। जो टी जो आपकी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की वैल्यू है वो किधर जा रही है, वो कितनी है, वो 2.093। 2.09, तो वो यहाँ आ रही है। ठीक है, इधर। तो जी अब मुझे ये बताए, ये आपकी वैल्यू किधर आ रही है, अंदर आ रही है कि नहीं आ रही, इस तरफ इधर से जी भी सर अंदर आ रही अंदर। है। तो अब आपका क्या लिखेंगे, तो ये आपका रीजन ऑफ एक्सेप्टेंस में जा रहा है। तो नीचे आप जी सर ठीक। लिखेंगे, अपनी कंक्लूजन में आप लिख ले, सिंस द टी कैलकुलेटेड वैल्यू 0.11 फॉल्स इन द रीजन ऑफ एक्सेप्टेंस। लिख ले अपने साथ, जो मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूँ वो लिखते जाओ।
जी सर 0.11 0.11 falls in the region of acceptance. जी सर In the region of acceptance, therefore we accept null hypothesis. therefore Therefore जी we accept null hypothesis at 5% level of significance. At 5% level of significance, जी सर लिख ली there is sufficient evidence. There is sufficient evidence to conclude that population mean is equal to 25. There is sufficient evidence to conclude that population mean is equal to 25. क्योंकि ये आपका एविडेंस आ गया कि आपने टी वैल्यू इंप्लीमेंट कर दी और वो आपका जो ऊपर हाइपोथेसिस था नल वो एक्सेप्टेंस में चला गया, क्योंकि जब आपका पॉपुलेशन साइज क्या था 20 के ऊपर। जी ठीक है, सर अब समझ आ गई? 25 यस, जी सर आ गई अब क्लियर हो गया? यहाँ तक किस किस को क्लियर जी है सर सच बताएं थैंक यू ताकि मैं फिर आगे चलूं। जी सर आ गई थैंक यू सो मच गुड। अच्छा, अब यहाँ तक जो लोग मेरे साथ हैं 5 या 6 लोग हैं, इतने हैं भी नहीं आज। ठीक है, ये मुझे बताए ये 5-6 लोगों को ये चीज समझ आ गई? जी ये सर टी मुझे टेस्ट लग समझ गई आ समझ गया? क्लियर है? इरम आपको बिल्कुल ये दूसरी कौन है, ये हुमेरा है, वकास, सादिया एंड इरम। इरम ने बता दिए। यस सर आ गया। ठीक है, जी सर आ सादिया गई है समझ। क्लियर हो गया? आगे चलूं? जी सर clear। जी सर चले, अब आगे चलूं या थोड़ा सा पेपर को डिस्कस करूं? सर पेपर को पहले डिस्कस कर लें फिर आगे चले जाइए आगे नहीं जाऊंगा जैसे आप क्योंकि फिर आगे टी जी टेस्ट बड़ा मुश्किल है, उसमें भी ये सारे स्टेप्स आपको करने पड़ेंगे। वो पूरा सर ये 6 स्टेप्स उसके भी है, तो एक चीज इसलिए मैं आज कह रहा हूँ कि ताकि आप लोगों को सर क्लियर फिर हो। जी जी सर सी टेस्ट जी वाला सर जैसे ये पेपर आपने पढ़ा दें गाइड जो है ना फिर सर पेपर से रिलेटेड बता दीजिए ठीक है, आज पढ़ा दें। ओके आज पढ़ा दें। एक्सक्यूज मी सर जी 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 जी। सर जैसे अभी आपने ये अभी हमें क्वेश्चन दिया है जैसे ये सारा हम्म, तो सर ये एमसीक्यूज में कैसे आएगा ये इतना लेंथी और ये तो अच्छा ये एमसीक्यूज में इस तरह आता है ना, मैं आगे आपको बताऊंगा जी भी, आगे एमसीक्यूज इसके है भी। वो फिर आपको कहते जी हैं कि ये जो हाइपोथेसिस है ये इसकी आई है और ये टी की वैल्यू आई है और ये जी की सॉरी जो जी आपकी टी की वैल्यू है और ये आपकी टी डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू है। नाउ यू जी कैन सर वो तो से सारी वैल्यू दे देंगे हमें तो यस। फिर हमने ये सारा कैलकुलेट करके ही बताएंगे नहीं, कैलकुलेट नहीं ना, ये मैं आपको बता रहा हूँ। फिर आपसे वो पूछते हैं कि अब आप बताएं कि ये आपका जो है वो एक्सेप्टेंस एरिया में जा रहे हैं या रिजेक्शन में जा रहे हैं। तो फिर आपको जो लास्ट वाला जी जो मैंने पॉइंट्स अभी बताया ना, कंक्लूजन जो मैंने लिखवाया स्पेशली, जो मैंने बार बार जी जी समझाने की कोशिश की, वो इसलिए क्योंकि आपने फिर ये देखना है कि वो एरिया का उन्होंने ये वैल्यू भी दी होगी, टी कैलकुलेटेड वैल्यू भी दी होगी और ये वाली टी टेबुलेटेड वैल्यू भी शायद दी होगी। ठीक है, तो इन जी दोनों सर को फिर आपने देखना होगा कि आया जो टी टेबुलेटेड वैल्यू है वो और टी कैलकुलेटेड वैल्यू इनकी डिफरेंस क्या है, क्या वो रीजन ऑफ एक्सेप्टेंस में जा रहे हैं या रीजन ऑफ रिजेक्शन में जा रहे हैं। तो वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि एफ द टी कैलकुलेटेड वैल्यू दैट इज लाइज बिटवीन योर टी कैलकुलेटेड वैल्यू टी टेबुलेटेड वैल्यू, आर यू एक्सेप्टेड द नल हाइपोथेसिस और रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। तो नीचे उसकी स्टेटमेंट होगी कि नल हाइपोथेसिस है, रिजेक्ट जी हाइपोथेसिस सर है, ठीक है एक्सेप्टेंस है। तो वो इस तरह की स्टेटमेंट दे सकते हैं। ठीक है, तो वो फिर आपने इसी तरह जरा देखने होगी क्योंकि जी सर आपको ये चीजें अगर होगी समझ आ रही होगी तो तब आप उसको कहेंगे कि हाँ यार ये रिजेक्शन में है और ये एक्सेप्टेंस में। ठीक है, क्योंकि रिजेक्शन कब हो रहा है, अब देखिए रिजेक्शन मैंने दोबारा अगेन बताता हूँ, रिजेक्शन तब हुआ है जब मेरा ये वाली वैल्यू कम है, अगर आप देख रहे हो 2.13 है और मेरी जो टी कैलकुलेटेड वैल्यू है वो उससे बाहर जा रही है, तो देन आई कैन रिजेक्ट। अगर मेरा इस वैल्यू से मेरा वाला ये टी कैलकुलेटेड वैल्यू अंदर फॉल करता था तो देन आई कैन गो इन द एक्सेप्टेंस, फिर मैं एक्सेप्टेंस में चला जाता। ये अगर फॉर एग्जांपल होता 2.10 तो मैं यहाँ आ जाता, तो इसका मतलब था आई कैन गो इन एक्सेप्टेंस, मैं दोनों तरफ से इस एक्सेप्टेंस को पूरा कवर कर लेता। ठीक है, लेकिन क्योंकि मेरा 2.4 इज ग्रेटर देन 2.13 तो आई कैन गो इन द रिजेक्शन। जैसे अब आपका क्या था 0.11 इज लेसर देन
2.08 वो क्या था, 0.11 कम था ना आपके उससे, 2.09 से कम था कि नहीं था? इसमें बड़ा हुआ एरिया कौन सा है आपका, ये था, और ये कम था, 11.11 कम था। तो इसलिए मैंने क्या कहा, आई कैन एक्सेप्टेड, मैंने इसको एक्सेप्टेंस की तरफ चला गया। तो ये चीज आपको जरा देखनी होगी, ठीक है। इस तरह एक छोटी सी ये चीज आपको आपको वहां पे क्विकली करके, ताकि आपको पता लगे कि मेरी एक्सेप्टेंस में जा रहा है या रीजन, तो वो आपको फिर लिखनी होगी, ठीक है। देन नाउ वी कैन टॉक अबाउट जी टेस्ट। जी टेस्ट में ये याद रखें कि द सैंपल साइज शुड बी मोर देन 30 आर इक्वल टू 30, या 30 से ज्यादा होगा या 30 के बराबर होगा, ठीक है। एंड द रिमेनिंग आर सेम। सेकंड, एक और चीज क्या करनी पड़ेगी कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में हमें उनको वन टेल में भी मालूम कर सकते हैं, टू टेल में भी, लेकिन हमें उसको टू पे डिवाइड नहीं करना है। क्या नहीं करना है, डिवाइड नहीं करना है। सिंपल सी बात याद रखिए, जी अल्फा की हमने कीमत मालूम करनी है, और जी की टेबल से हमें मालूम होगी, ठीक है। तो फिर हम उसको बाद में कैलकुलेट करते हैं। अब एग्जांपल से मैं स्टार्ट करता हूँ, सिंपल सीधा सीधा चला जाता हूँ, ठीक है। कि z test is applied when the distribution normal and the population standard deviation is unknown, and when the sample size is larger than 30 and with unknown by the sigma our standard deviation systematic values आपके पास sometime नहीं होती, ठीक है। तो और कहते हैं in this the z test is used to test hypothesis but the mu when the population standard deviation is unknown and population distribution is or the sample size is greater than 30, ठीक है, equal or greater than 30। अब मैंने कहा कि आपके पास एक रैंडम पॉपुलेशन सैंपल साइज आपने ले लिया, और उसकी मीन आपने बात की कि 32 है, और पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन उसने दे दिया 4 है, एट लेवल ऑफ 5% कॉन्फिडेंस इंटरवल या एलओएस, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। फिर उसने ये भी दे दिया कि हाइपोथेसिस जो नल है म्यू इज इक्वल टू 25, और अल्टरनेटिव भी आपने उसको दे दिया है कि म्यू इज नॉट इक्वल टू 25। जो मीन है सैंपल मीन, वो एक में कहते हैं कि इक्वल है, दूसरे में वो कहते हैं कि नेट इक्वल है। अब आप देखते हैं कि आया ये बात उसकी ठीक निकलती है या गलत। तो इसके लिए हम जो टेस्ट करते हैं दैट इज कॉल्ड जी टेस्ट। अब स्टेप नंबर 1 पे मैं चला जाऊंगा सेम, ठीक है। कि आपने 25 को लिखना है इसी तरह, और फिर आपने 25 दूसरा इस तरह लिखना है। सेकंड स्टेप पे क्या था, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ओनली, सीधे सीधे आपने लिखना है 0.05 आर 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। Step 3. So, since the sample size is greater than 30, we apply the Z statistic. तो Z statistic को हम अप्लाई करते हैं, कैसे करेंगे, सेम फार्मूला, सेम थिंग, कोई चीज चेंज नहीं है, एक्सेप्ट एक चीज की चेंज की, यहाँ पर मेरे पास आगे सैंपल साइज नहीं निकालना है। मीन माइनस म्यू डिवाइड बाय सिग्मा डिवाइड बाय सैंपल साइज अंडर रूट n इक्वल टू z अल्फा। अब फोर्थ स्टेप पे मैंने क्या करना है, कैलकुलेशन करनी। मेरा सैंपल साइज था 32, सॉरी मीन था 32, मेरा जो हाइपोथेसिस था वो था 25 म्यू, एंड द स्टैंडर्ड डिविएशन इज 4, एंड पॉपुलेशन सैंपल साइज इज 49। मैंने सबसे पहले क्या करना है कि 32 को 25 से माइनस करना है, दैट इज 7, देन 4 अपनी जगह आ गया, 49 को अंडर रूट से निकालना है, दैट इज 7। तो 7 डिवाइड बाई 0.57, क्योंकि 4 को मैंने 7 से कर दिया, और फिर मैंने 0.57 को कर दिया। देन मैंने कहा कि जी कैलकुलेटेड वैल्यू मेरे पास जो आ गई दैट इज 12.28। अब इस वैल्यू को अपने साथ दिमाग में रख लो कि आपने भी इस तरह कैलकुलेट करके देना, या उन्होंने कैलकुलेट करके दिया होगा। तो दिस इज जी कैलकुलेटेड वैल्यू। अब मैं देखना चाह रहा हूँ इन द टू टेल, और अब ये याद रखिए कि मेरे पास जो यहाँ पे जी टेस्ट की वैल्यू है दैट इज स्टैंडर्ड, वो एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, वो कोई चेंज नहीं होगी। अच्छा, यहाँ पे मुझे कोई टेबल नहीं ढूंढना है, वो 1.96 प्लस माइनस इट इज कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। ये जी की जो टेबल की वैल्यू है ये क्या है, इट इज कांस्टेंट टू टेल के अंदर, इसमें आपके पास कोई टेबल का इस्तेमाल नहीं होगा, ठीक है। अब मैंने क्रिटिकल वैल्यूज टू टेल के साथ देखनी है, दैट इज 1.96 इज कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होगी मेरे पास। अगर आप फिर भी देखना चाहते हैं तो मैं आपको जरा बता देता हूँ, ये टी टेबल डिस्ट्रीब्यूशन है, और जी के मैं दिखा दूँ आपको।
मैं आपको निकाल के बताता हूँ। अच्छा, ये स्टैंडर्ड्स क्यों है इसके लिए इसको आपको बता देता हूँ। एक्सक्यूज मी सर, ये तो टी जी का जी। टेबल सामने नहीं आ आ रहा है नहीं नजर। नहीं जी, अभी नहीं आ रहा है, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ इसलिए निकाल दिया आपको। ये देखे, हम्म, it is the two tail constant consequences upon 0.05 the sample in each tail. If the z is greater than 1.96 or lesser than 1.6, the null hypothesis is rejected. ये कांस्टेंट होगा, ठीक है, ये आपका कोई चेंज नहीं आना है। ये इसलिए मैंने यहाँ पे दिखाया भी, आर 1% इन केसेस द ऑब्जर्वेशन ऑफ द सेम, ठीक है। तो ये आपका कोई चेंज नहीं है। 0.02 0.01 जितने भी हैं उसमें आपकी कितनी आएगी, the investigator null hypothesis is greater than 1.96 is your constant value। ये आपको ऐसे रट्टा करनी पड़ेगी कि z की जो वैल्यू है वो 1 टेल में हो या 2 टेल में हो, वो कितनी है 1.96, ठीक है। वो जितनी भी अल्फा पे आप देखेंगे, 3 अल्फा है आपके पास, 0.05 0.01 सॉरी 1 एंड 0.5, ठीक है। तो ये तीनों पे आपकी वैल्यूज को देखनी है, तो ये सिर्फ वही आ रही है 1.96 इस कांस्टेंट वैल्यू है। तो ये इसलिए मैंने वहां से आपको निकाल के भी दिखाना चाह रहा था ताकि आपको क्लियर हो। तो ये क्लियर आ रही है, अभी सामने नजर आ रही है जी टेस्ट की, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग के लिए जी आपको सर मैं ठीक है। निकाल। हाँ, तो अब आप वापस अगर आप इस एरिया में जाए तो अब यहाँ देखिए, अब आपके देखे ये वैल्यू बढ़ रही है या कम है, वो जी की वैल्यू क्या है ऊपर, वो कहाँ फॉल कर रही है, 1 टेल में देखे, पॉजिटिव डायरेक्शन में चले जाए, नेगेटिव को छोड़ दे। जो आपकी जी कैलकुलेटेड वैल्यू आई है वो कहाँ आई है, बाहर जा रही है ना। देखिए आपका ये रीजन है, आपका जो जी की अपनी वैल्यू है वो है 1.96, ये है, लाइन लगाई है मैंने, ठीक है। और ये अगर आप देख रहे हो आपकी वैल्यू इधर फॉल करती है 12.28, क्योंकि जो लाइन मैंने नहीं बनाई थी ना, ये इसलिए नहीं बनाई थी क्योंकि आगे आप जा सकते हो, क्योंकि मैंने इंडेड नहीं क्लोज करनी है, अभी भी क्लोज नहीं है, ये आगे भी जा सकती है और भी। तो ये 12.28 पे मैंने एक निशान लगाया और ब्लैक लाइट लगा दी, और यहाँ से मैंने इसको हाईलाइट किया, लेकिन जब मैंने देखा वो यहाँ पे भी नहीं की, दूर जाके फॉल करती हैं, तो आई कैन से इट इज रिजेक्शन। अगर ये वैल्यू, ये जी कैलकुलेटेड की जो वैल्यू थी मेरे पास, ये ऊपर 12.28, ये अगर मेरे पास इस 1.96 से अंदर आ जाती थी, मीन फॉर एग्जाम्पल ये होती थी जी की वैल्यू 0.9, तो ये यहाँ चली जाती थी इधर, ठीक है। ये क्या होती थी, ये वैल्यू अगर मेरे पास होती 0.09, ठीक है, फिर मैं क्या कहता कि इट इज गोइंग इन एक्सेप्टेंस, फिर मैं इसको एक्सेप्टेंस में लेके चला जाता, क्योंकि फिर क्या था, क्योंकि वो 1.96 से लेस थी वैल्यू। अब ये क्या हो रहा है, इट इज ग्रेटर, ये बढ़ रहा है, क्योंकि 12.28 और 1.96 में तो जमीन आसमान का फर्क है ना। तो इसलिए मैं क्या कहते हूँ नीचे कि since the z calculated value 12.28 falls in the region of rejections, therefore we reject null hypothesis at 5 level of confidence. There is sufficient evidence to conclude that the population mean is not equal to 25, ठीक है। अब ये 25 के बराबर नहीं हो रहा। यहां तक चीजें समझ आ गई, बताएं मुझे प्लीज, जी सर आ गई। क्लियर है? ओके, नाउ आर यू डू द एग्जांपल ऑफ जी टेस्ट, फिर हम बंद कर देते हैं, आगे नहीं जा रहा सर एक्सक्यूज मी सर, हूँ। आपने इसमें बोला कि जी टेस्ट जो है ना, इसमें जो डेटा है ना, हम्म वो
30 से अबाव हो, 30 से अबाव से कितना होना चाहिए, तो फिर हम लोगों को पता चल अनलिमिटेड, जाएगा कि ये जो कोई है इशू नहीं, वो जितना भी हो, लेकिन सैंपल साइज जो है ना, इट शुड बी मोर देन 30। ठीक है, जो ऊपर हम बात करते हैं सैंपल साइज, अगेन एंड अगेन मैं कह रहा हूँ, ये यहाँ सर लिखा हुआ है। उसमें सर जब क्वेश्चन आएगा तो उसमें उन्होंने बताया होगा कि ये जो है आपका बिल्कुल, सैंपल साइज जो है वो। आप लोगों का असल में यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के अंदर जो है वो सब एमसीक्यूज है, ठीक है, खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी का। अब अगर आप जी लम्स सर, यूनिवर्सिटी की इसीलिए बात कर लेते, कराची की बात कर लेते, तो फिर मैं आपसे कहता कि नहीं, आपने इस सारे स्टेप्स को याद करने, क्योंकि वहां पे 4 क्वेश्चन जो होते हैं वो सब्जेक्टिव पोर्शन भी होते हैं। तो हम उन स्टूडेंट्स के लिए वहां पे, मैं बेसिकली मैं कराची में पढ़ाता था, अभी तो मेरी इतना टाइम यहाँ केपी में नहीं हुआ, 4-5 ईयर्स हो गए, एंड बिफोर दैट आई वाज 16 to 17 ईयर्स इन कराची। तो 6 ईयर्स मैंने ये इल्मिया में टीच किया हुआ है वहां पर। तो ये मैं वहां पे स्टूडेंट्स को जबरदस्ती इनसे करवाता था कि जब तक ये 4-5 असाइनमेंट्स वो करके ना आते थे सैंपल्स में, इसी तरह उनको डिफरेंट क्वेश्चन एग्जांपल देता था और वो करके आ जाते थे। जब मुझे समझ आती थी कि अब ये रट्टा हो गए इनके, तो फिर मैं इनको छोड़ देता था, क्योंकि ये जब तक प्रैक्टिस नहीं करेगा स्टूडेंट को याद नहीं होता। और ये फिर एग्जामिनेशन क्वेश्चंस में आते हैं। आपको मेरे ख्याल से मैंने जो पेपर शेयर किए उसमें सब्जेक्टिव पोर्शन नीचे मौजूद भी है। मैं एक पेपर और भी अभी शेयर करता हूँ, आप देखेंगे तो नीचे सब्जेक्टिव पोर्शन का एक क्वेश्चन आपके पास नजर भी आ जाएगा। उनको जरा दिखा देता हूँ, एक ठीक मिनट, है सर। जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। यहाँ पे मैं आपको जरा एक दिखाता हूँ अभी। अच्छा, बायोस्टैटिस्टिक, ठीक है। अब ये देखिए, ये इसी तरह 50 मार्क्स का 1 आवर्स का, ये उसमें ये होता था 30 MCQs, ठीक है। ये अगर आपके पास विद की मैंने भेजे हुए हैं, अगर आप देखेंगे अभी जिस तरह आपने पूछा भी था, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जी स्कोर इज कैलकुलेटेड फॉर, अब देखे, ठीक है, ये बात आ गई। सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन इज सैंपल्स किससे करेंगे आप, वो आ गई है 16। ये अच्छा, इसके सिर्फ MCQs है, एक मिनट, मैं दूसरा कोई शेयर कर लेता हूँ। ये आ गया, ठीक है। अब ये देखिए, ये भी पोस्ट का पेपर है, इसमें देखिए कंटिन्यू आगे हम बात करेंगे। का स्क्वायर कल की हमारा प्रोबेबिलिटी वैल्यूज की बात की, इसका सर ये आपने सेंड किया हुआ है हमें ये पेपर? स्टूडेंट्स ने मुझसे, मेरे ख्याल से 1-2 स्टूडेंट्स से मैसेज किया था, मैंने उनको सेंड की है। अब सबके साथ तो मैंने ग्रुप पे नहीं सर शेयर किया, ये सच जो काइंडली बात, ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। ग्रुप में मैं नहीं होना बच्चे, उसको मैं कर नहीं सकता, फिर ये चीज़ें लीक आउट हो जाती है। ये है कि ये मेरे पास प्रीवियस पेपर थे, तो इसलिए वो फिर थोड़ा सा ये मसला कहीं ना हो जाए ना। अब ये देखे बच्चे, व्हाट विल टू डाइस, जो कल हम बात करते थे प्रोबेबिलिटी की, ये उस वाली डाइस की बात आ गई। 2 डाइस एंड 1 कॉन्स आर ट्वाइस टुगेदर, दे टोल्ड द सैंपल स्पेस विल बी। अब ये देखिए आप, ठीक है, वो सैंपल स्पेस क्या होगा, एब्सोल्युटली पॉजिटिव होगा तो क्या आ जाएगा, अब प्रोपोर्शन सैंपल स्टडीज क्या आ जाएगी, अरेंज द फर्स्ट टिप्स क्या होगा आपका। ये 30 MCQs थे। फिर इस तरह नीचे अगर आप देखेंगे, अब देखें वो क्या कह रहे हैं कि डिफाइन कर दे। सेकंड वो क्या कह रहे हैं, फॉलोइंग इज द डेटा फैमिली मेंबर 25 ईयर्स फ्रॉम द सर्टेन पॉपुलेशन, मीन मीडियन इन मोड मालूम करे, और ये ग्रुप डेटा है, ठीक है। तो इसमें आपने वो सारे फॉर्मूलेज जो थे वो x-x बार और वो सारी चीजें आपको निकालनी पड़ेगी, फ्रीक्वेंसी टेबल, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, फिर आगे आपने उसको मीन निकालना होगा। तो ये इसलिए फिर स्टूडेंट को हम प्रैक्टिकली चीजें करवाते थे, ठीक है। फिर नीचे अगर आप देखेंगे, इफ द 3 coins close together द कंस्ट्रक्ट अ ट्री डायग्राम्स एंड फाइंड द फॉलोइंग, जिस तरह मैंने वो कल ट्री का डायग्राम आपको दिखा रहा था, हेड टेल और आगे हेड टेल, फिर आगे लिखता था वो 0.057 जो वैल्यूज में दिखा रहा था, तो वो यही वाली थी, ठीक है। तो वो इस तरह हम फिर स्टूडेंट से इसलिए करवाते थे क्योंकि उनको हमें पता था कि इन्होंने सब्जेक्टिव पोर्शन करना भी है। फिर यहाँ पे देखिए, सपोज द हार्ट रेट इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन 72 एंड 78, और ये तीनों चीजें दे दिए। अब तीनों को उन्होंने फाइंड आउट करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी चांसेस, ये परसों मैंने आप लोगों के साथ करवाया है, ठीक है। ड्रा स्टेम एंड लीव प्लॉट ऑफ द फॉलोइंग डेटा,
स्टेम एंड लीफ आप लोगों को करवाया है? हमें तो नहीं ना आएंगे। नहीं, आप लोगों का हमें नहीं, सिर्फ अपने सर ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज आएंगे है ना। ना, लेकिन इसी से एमसीक्यूज वो लोग बना लेते हैं फिर। अच्छा, ये सर स्टेम ये एंड लीफ स्टेम और करवाए लीफ हैं? जो सर है आता वो, है हमें स्टेम। हाँ जी सर, सर जैसे एपिडेमियोलॉजी एक है में तो सर एक मैम से ने पढ़ाया हुआ। स्टेम एंड लीफ प्लाट, जी सर, मैम ने ये पढ़ाया हुआ है मैडम ये ने। क्लियर है कि कैसे जी निकालेंगे सर। आप? सर ये जो फर्स्ट वाला होता है ये ट्री में आता है, और बाकी जितने भी आपके पास डिजिट होंगे वो लीफ लीफ में में आते चला हैं। जाते, ठीक है। स्टेम, स्टेम इज ऑलवेज थ्री, मतलब जो फर्स्ट यूनिट होगा दैट विल बी द स्टेम, एंड द रिमेनिंग और ऑल ऑफ द योर लीफ। अगर ये 350 होता, 370 होता, तो ये आगे लीफ प्लाट में चला जाता, लेकिन द थ्री विल बी स्टेम। तो अभी 3 स्टेम है, 5 आपका लीफ है, इस तरह 3 स्टेम 7 लीफ, 1 स्टेम एंड 7 लीफ, इस तरह आपका ये चला जाता है, ठीक है। फिर नीचे देखे, अभी यही वाला जो मैंने आपको करवाया है कि रैंडमाइज सैंपल साइज 64, ठीक है, विद द मीन 25, स्टैंडर्ड डिविएशन 4 taken from a normal population construct 95% confidence interval। तो ये आपको उसी तरह, ये जो मैं अभी टी टेस्ट जी टेस्ट अप्लाई कर रहा था, इसी के ऊपर आपका जी टेस्ट का ये सारे स्टेप्स आपने लिखने थे कि मैं मीन जो है वो मैं कितना बनाऊंगा। आप कोई 28 रख ले, 30 रख ले, कोई भी आप रख लेंगे, ठीक है। और फिर आपने उसके ऊपर ये जी टेस्ट जो है वो पूरा अप्लाई करना होता था। तो इसलिए हम जी स्टूडेंट सर। वहाँ पे ये प्रैक्टिकल्स बहुत करवाते थे। तो ये आप लोगों के लिए भी ये क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 6, यू कैन डू दैट, ठीक है। तो ये इसको भी आप एक प्रैक्टिस कर दे आज। तो ये इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी, जिन्होंने मांगे थे मेरे ख्याल से, आई थिंक शेयर सेट, जिसने नहीं किए वो थोड़ा सा फिर देख ले, एक दूसरे के साथ शेयर कर दे, अगर अब एक दूसरे के साथ अटैच हो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा, अब यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई, जी एंड टी टेस्ट, जी क्योंकि अभी सर। 2 तारीख से आपका 5 से 2 से एग्जाम है ना आप लोगों का। तो मेरे ख्याल से जी आज सर। 21 है, तो हम इस फ्राइडे तक, थर्सडे तक तो मैं कोशिश करके कई कोर्स कंप्लीट भी कर दूं। आगे थोड़ी सी डिफिनीशंस है, तो नेक्स्ट वीक में मंडे एंड ट्यूसडे जो है वो मैं आप लोगों के साथ फिर डिस्कस कर दूं। ट्यूसडे को मेरे ख्याल से ये आता है, वेंसडे मेरा लास्ट क्लास हो जाएगा फिर आप लोगों के साथ, ठीक है। अभी पता नहीं फिर आगे ठीक कहीं मिलते या नहीं, लेकिन ये 3 दिन जो ऑनलाइन क्लासेस बाकी रहते 4, तो ये इंशाल्लाह ले लेंगे कल परसों, ठीक है। और फिर पीर मंगल बुध, ठीक है, नेक्स्ट वीक में तो 5 क्लासेस वो ले लूंगा, और 2 ये कल वाले जो 4 रह जाएंगे ये, ठीक है। तो बुध जुमराती वाले भी लेंगे हम लोग। जुमे को शायद हो सकता है कि फिर ना लूं, क्योंकि मेरी अपनी कुछ एक और क्लास की कमिटमेंट है, तो वो देखूंगा। अच्छा, अब बताए यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई? जी सर। ओके, तो अब क्या प्लान है आप लोगों का और फर्दर? यहाँ तक क्लियर है आगे, क्योंकि इसलिए नहीं जा रहा हूँ, ये आज वाला मुश्किल है, इस पे प्रैक्टिस करना है। तो जरा मैं एक वो क्वेश्चंस दे रहा हूँ आप लोगों को, ये ऑलरेडी जो मैंने वो कर भी दिए, लेकिन एक काम करो, लिख लो आप लोग, मैं दे देता हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों के लिए आसान हो। तो ये जी टेस्ट वाला एक और एक टी टेस्ट वाला एक घर में अभी जैसे टाइम मिल जाए ना, तो उसको जरा कर देना। कल फिर मुझे बता दे कि वो एक्सेप्टेंस में जा रहे या रिजेक्शन में जा रहे, ठीक है। तो 4 लोग आप लोग हो ना, ये टास्क जो मैं आपको दे रहा हूँ, तो चलो अपने साथ भी कर ले, और इसको एक पेज पे लिख के अपने ग्रुप में भी शेयर कर दे, और बोल दे कि इस तरह की तरफ से असाइनमेंट है, तो प्लीज करके और सबमिट कर दे, ठीक है। तो मैं आप लोगों के साथ जरा शेयर कर दूं, क्वेश्चन लिखवा दूं? जी सर करवा दें। चले लिख ले। अच्छा, क्वेश्चन लिख ले फॉर द टी टेस्ट, ठीक है। पहले वाले टी टेस्ट के लिए क्वेश्चन लिख ले, दोबारा एक नया, और एक जी टेस्ट के लिए मैं दे दूंगा। टी टेस्ट में आप लिख ले, रैंडम सैंपल साइज ऑफ 18 ये जी टेस्ट है। नहीं, टी टेस्ट के लिए, पहले टी टेस्ट के लिए लिख ले, फिर जी के लिए लिख दे। रैंडम सैंपल साइज ऑफ 18 विद द मीन 20 के 21 कर दे, विद द मीन 21, सैंपल साइज 18 कर दिया, मीन मैंने 21 कर दिया, 24 कर दे, 21 ना आएगा, उस पर थोड़ा सा मसला हो जाएगा ये। रैंडम सैंपल साइज 18 विद द मीन 24 एंड स्टैंडर्ड डिविएशन इज 7, स्टैंडर्ड डिविएशन 7 इज टेकन फ्रॉम अ नॉर्मल पॉपुलेशन, LS 5 हो जाएगा। अच्छा,
सर अब सॉरी, वो मीन के बाद बताइएगा 21, उसके बाद क्या बताया आपने? अच्छा, मीन 21 लिख दिया आपने। मीन को जो है ना ये जी सर। 24 कर दे, ये मीन 24 कर दे। जी सर ठीक है। ठीक है, मीन 24 कर दे, स्टैंडर्ड डिविएशन जो है वो 5 ही रख दे। और ठीक है, इज टेकन फ्रॉम नॉर्मल पॉपुलेशन, टेस्ट एट द लेवल 5% LOS दैट म्यू जो वो है हाइपोथेसिस नल है, उसको म्यू इज इक्वल टू 21 कर दे। और हाइपोथेसिस ए जो है अल्टरनेटिव, म्यू इज नॉट इक्वल टू 21 कर दे। ठीक है, 24 नहीं था? नहीं 24 तो मीन था ना ऊपर वाला, म्यू जो है नीचे जिसको हमने हाइपोथेसिस नल और अल्टरनेटिव बनाना है ना, इक्वल टू ए नॉट इक्वल टू, वो लिख ले साथ में। ठीक है, वो एक 21 इक्वल टू हो जाएगा और नॉट इक्वल टू भी 21 हो जाएगा। ये आपका हो गया टी टेस्ट के लिए एग्जांपल। अब जी टेस्ट के लिए लिख ले। रैंडम सैंपल साइज 55 with the mean 35 is taken from a normal distribution। सर 35 या 25? नहीं 35, जी सर। 55 और 35 is taken from a normal population with the whose standard deviation is 6। स्टैंडर्ड डिविएशन 6 हो गया। टेस्ट एट द लेवल 5%, टेस्ट 5% LOS। अच्छा, आपका म्यू जो है दैट इज 28 कर दो, इक्वल टू और नॉट इक्वल टू भी 28। हाइपोथेसिस नल, म्यू इज इक्वल टू 28। हाइपोथेसिस अल्टरनेटिव, म्यू इज नॉट इक्वल टू 28। अब इस पे आप जी टेस्ट अप्लाई करके फिर मुझे बता दे, और जी का वैल्यू इनको बता दे 1.96 स्टैंडर्ड वैल्यू है। ठीक है, जी की जो वैल्यू है, ठीक है, आपको ढूंढनी पड़ेगी और जी की ढूंढनी नहीं पड़ती। जी के हमारे पास कॉन्स्टेंटली याद होना चाहिए 1.96 है। आई थिंक अब यहाँ तक क्लियर हो गया सर होगा। सॉरी, क्या बताया जी की, क्या बताया आपने? जी की कांस्टेंट वैल्यू है दैट इज 1.96। ठीक है, 1.96। जी सर ठीक है। ये कांस्टेंट होती है, ये कहीं चेंज नहीं हो सकती। जी सर ठीक है। हाँ, तो ये हमें फिर इसी तरह करनी पड़ेगी अभी। अच्छा, अभी मैं आपको साथ रिकॉर्डिंग फिर से शेयर करूंगा आज वाली भी, तो जिसके पास वो कर देखना है दोबारा अगेन उसको भी देख सकते हैं आप लोग। और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्लास में भी चले जाएंगे। सर ये आपने असाइनमेंट भी शेयर की हुई है जिससे आप पढ़ा रहे हैं, नोट्स जो है आपके? हाँ, सर ये जो नोट्स जिससे पढ़ा रहे हैं सर, ये भी आपने शेयर किए हुए हैं ग्रुप में? ये तो मैंने कर दिया है सब। कर दिए मैं सर? आप के साथ ठीक नहीं है शेयर सर। हुए ये जो मैंने नोट्स शेयर किए ना, ये सारे के सारे मैंने जो पढ़ा रहा हूँ, ये 5 यूनिट में 1 2 3 5 यूनिट्स मैंने लिखे हुए हैं, लेकिन ये कंप्लीट बाय स्टैटिस्टिक है, A to Z। जो आपका पोस्ट आर्यन का जो बाय स्टैटिस्टिक करिकुलम है ना, ये पूरे के पूरे नोट्स है उसकी। ओके सर। इसमें एक 3B यूनिट से अच्छी थोड़ी सी डिफिनीशंस भी मैंने भेजी हुई है उसकी, वो अलग सी है ना डिफिनीशन वाला फोल्डर। तो वो मैं लास्ट डे पे करूंगा भी आपके साथ सारी डिफिनीशंस, ताकि आपको क्लियर भी हो। और मैंने अब फिर जिस स्टूडेंट्स को मैंने कहा भी था कि आप लोग मुझसे कोई इशू नहीं है, यू हैव आस्क्ड फ्रॉम मी इन द व्हाट्सएप, मैं उसमें भी सेंड कर दूंगा। लेकिन ये तक कि मैंने ग्रुप में भी शेयर किए थे सबके साथ। जो एक दफ़ा उन्होंने मुझे ऐड किया था मैंने सेंड कर दिए, फिर दे हैव रिमूव, पता नहीं उनका अपनी कोई पॉलिसी होगी कॉलेज की आपकी। तो मैंने कहा ठीक है, क्योंकि मैं आपकी हॉनर्स को देख भी नहीं चुका हूँ, लेकिन मेरी उनसे जो है बातचीत हुई थी, तो बस एग्रीमेंट जो हो चुका है, तो मैंने कहा ठीक है मैं पढ़ा दूंगा, कोई मसला नहीं है रूम पे। ठीक है, तो मुझे इसमें कोई एतराज़ नहीं है, वो इनकी अपनी पॉलिसी होगी, वो इनका अपना है। ठीक है, तो ये है कि जिस कांटेक्ट करते हैं तो आई कैन सेंड। और मैं आप लोगों को फिर भी कहूँगा नो कि बाद में भी अगर इस क्लास के बाद भी जब भी आपका कोई हेल्प की नीड है तो वी विल एग्री। रिलेटेड 2 सब्जेक्ट्स मोस्टली रिसर्च होता है, या एपिडेमियोलॉजी हो गई या स्टेटिस्टिक, इनके हवाले से मैं अक्सर कर लेता हूँ। मेंटल हेल्थ था, लेकिन वो तो अपने स्टूडेंट्स को हम पढ़ा सकते हैं, यहाँ से बाहर भी मुश्किल हो जाती है। बाकी इनके रिलेटेड जहाँ आपकी हेल्प चाहिए तो हम कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो नाउ आई कैन एंडेड माई मीटिंग।
ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।